नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खत लिखकर संसद के मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधेयक लाने की मांग की है। उन्होंने अपने खत में कहा कि ये मांग संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है। उन्होंने ये भी बताया कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने के बाद से वहां के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भारी बारिश में भीगते हुए कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर क्या है सत्ता और विपक्ष की तैयारी? क्यों ममता बनर्जी बंगाली पहचान पर कर रही हैं हंगामा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर इतनी सियासी हलचल क्यों? देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कब किस मांग को आगे रखना चाहिए, अगर इतनी अकल होती तो कांग्रेस पार्टी का आज ये हालत नहीं होता। मैं इस चिट्ठी पे आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आई है असम से जी। ये मीटिंग करने के लिए गुवाहाटी गए थे और वहां कांग्रेसी को क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार जो गोगोई जो है वो बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। पता नहीं क्यों। When I fail to understand कि क्या ऐसी क्या ऊर्जा मिल गई है, एनर्जी मिल गया है। और राहुल गांधी वहां मीटिंग में गए और मीटिंग में बोल रहे हैं कि एक बात याद रखिए आप लोग, इस मुख्यमंत्री को मैं जेल के अंदर डालूंगा। किसको? हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल के अंदर डाले। ये तो उन्होंने मजाक ले लिया, वो ट्वीट कर दिया कि भाई हमको बताया, भाई आधा कांग्रेस के अंदर मीटिंग में जो बैठा हुआ आदमी वो हेमंत बिस्वा शर्मा का आदमी है। ये इनको ये भी समझ में नहीं आता। ये गोगोई, ये तो इसका एक कच्चा चिट्ठा निकलेगा पाकिस्तानी लिंक इलेक्शन, उसी समय हार जाओगे। ये तो क्लियर कट है। और आपकी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के जो स्ट्रेटजी मेकिंग मीटिंग है उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का आदमी बैठा हुआ होता है। उसने बता दिया कि वो भाई साहब आए थे, वो एक ही बात बोले कि चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत दुख हुआ ये जान के कि बस इतनी छोटी सी बात कहने के लिए उनको गुवाहाटी आना पड़ा। और वो ऐसा आदमी बोल रहा है जो ऑलरेडी कई सारे केसेस में बेल के बाहर लेकर के, बेल पे बाहर व्यक्ति दूसरे को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा। तो ये आपको बताता है कि अगर आपके मन में इस तरह की विसंगति है, इस तरह का गलत विचार भी आ रहा है किसी नेता के लिए कि उसको जेल के अंदर डाल देना है, वो मीटिंग में कहने वाली बात नहीं है जी। इट इज समथिंग यू कीप इन योर हेड, इन योर हार्ट। इनमेच्योरिटी दिख रहा है। मुंह के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इमेच्योरिटी और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसलिए आपने न टाइमिंग देखा न कुछ देखा और किसी ने कह दिया हो कि देखिए, हमें सूत्रों के हिसाब से खबर आई है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार ने कहा था कि हम बहुत जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। सरकार भी कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे अभी कश्मीर जी। तो उन्होंने कहा भाई सिचुएशन आएगा हम कर देंगे, सरकार जान रही है। तो एक काम करते हैं, पहले एक चिट्ठी डाल देते हैं, चिट्ठी डाल देते हैं कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा। और अगर सरकार कर देती है तो ये कहेंगे भाई राहुल गांधी के सामने झुक गई सरकार। दिस इज द सिंपल। लेकिन इसका रेमिफिकेशन वो नहीं समझ सके कि वी आर स्टिल एट वॉर विथ पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। पहलगाम जैसी घटना घटी है, उसके बाद आप इस तरह की चिट्ठी लिख दे रहे हो। कल कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? और कोई बड़ी घटना पहलगाम जैसी हो गई तो यह भी जिनके लिए आप कर रहे हो वो उमर अब्दुल्ला रिजिग्नेशन देंगे, जिम्मेदारी लेंगे? आप अभी ये बात कर रहे हो, आप जिम्मेदारी लोगे? भाई सरकार प्रधानमंत्री मोदी की है, अगर वो पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे कि कल ऐसा ना हो कि वहां पे पत्थरबाजी शुरू हो जाए, फिर से वहां पे आतंकवादियों का जो है वो वर्चस्व ना आ जाए, फिर को तिरंगा ना लहर पाए, फिर लोगों को फिर उसी तरीके से
वो कश्मीर के अंदर वो फेमस चौराहे के ऊपर लोगों को जाने में, तिरंगा फहराने में परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ जाए, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन रणनीति बनाता है, कौन क्या करता है, ये समझ के बाहर की चीज है। बिल्कुल। ये जो है, ये इस तरह की इमेच्योर राजनीति राहुल गांधी को तो बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल। राहुल गांधी के खत को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अब वो खुद उसमें फंसते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का आने वाला जो अगला कदम होगा वो क्या होगा? देखिए, कांग्रेस का कोई कदम है ही नहीं। राहुल गांधी को अचानक से कुछ सलाहकारों ने बताया और उन्होंने ये फैसला ले लिया। और राहुल गांधी के अपने सलाहकार हैं, वो कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं से बातचीत ही नहीं करते कि स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए जी। उन्हें कुछ सलाह मिली इस तरह की कि देखो, अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो उमर अब्दुल्ला के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और उमर अब्दुल्ला है जो दूसरी पार्टियों के संपर्क में है, ममता बनर्जी के साथ, स्टालिन के साथ, अखिलेश यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, इन सब लोगों ने उमर अब्दुल्ला के हाउस अरेस्ट को लेकर हंगामा खड़ा किया, बताने की कोशिश की कि देखो कश्मीर में गलत हो रहा है। फिर वही अवधारणा कि कश्मीर में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, कश्मीर के मुख्यमंत्री को घर के अंदर कैद करके रखा जा रहा है, वहां पर उनके पास कोई पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां घाटी के क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा है, एक मुस्लिम मुख्यमंत्री है वहां पर। तो ये अवधारणा इन लोगों ने बनाने की कोशिश की। ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला की मुलाकात भी हुई। मुलाकात उमर अब्दुल्ला की कांग्रेस के नेताओं से नहीं हुई, मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हुई। तो इनको लगने लगा कि ये छोटी छोटी पार्टियां भी उनका साथ आ जाएगी, मुस्लिम अपीजमेंट वाली, और ये सब मिलजुल कर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। इन्होंने सीधे लेटर लिख लिया। लेकिन इसके बाद ये नहीं सोचा कि अखिलेश यादव को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना, न ही ममता बनर्जी को भी बिहार में चुनाव लड़ना है, और न स्टालिन को लड़ना है। तो ऐसे में आप जो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हो, और अगर संसद में इस बात पर फिर से डिबेट हो, 5-7 घंटे की डिबेट हो कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास 1000 तर्क है, सबूत हैं, तरीके हैं कि बता सके कि क्यों नहीं दिया जा रहा है जी। और ये सारे रिपोर्ट है गृह मंत्रालय के कि क्या क्या कश्मीर में 2019 के बाद बदला है। और अब सारे लोग ये देख रहे हैं कि वो वही कश्मीर था जहां पर आर्मी वाले को, पारामिलिट्री वाले को श्रीनगर में ये जा रहे हैं अपने बख्तरबंद गाड़ियों से, और चारों तरफ से पथराव होने लगा, ग्रेनेड फट गया, सड़कों पर गलियों में इन लोगों का जाना मना था। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी। आज एक भी पत्थर नहीं दिखता, सारे स्कूल जा रहे हैं, एक दिन भी बंद नहीं होता, बाजार बंद नहीं होता। तो ऐसी स्थितियों में ये चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक बढ़िया काम किया है कि पहली बार फिर पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की है। इसके ऊपर संसद में अगर चर्चा होगी तो ये राहुल गांधी के इसकी गूंज बिहार में सुनाई पड़ेगी। लेकिन इन्होंने कर दिया है। मानसून सत्र में ये सोच रहे कि अभी पहलगांव की बात करते हैं, उसमें फंस जाएंगे, पाकिस्तान की बात करते हैं, सरकार के पास तैयार है सारे मामले कि क्या क्या करना है। उसके बाद अगर SIR पर चर्चा करते हैं, उस समय तक तो चुनाव आयोग और सारा डाटा लेकर चले आएंगे, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ और कमेंट आ जाएगा। तो अभी इनके पास मुद्दा ही नहीं है। तो उन मुद्दों में एक कश्मीर का मुद्दा ले आया, लेकिन इसका असर दिखाई पड़ेगा ये बिहार के चुनाव में, और आगे पॉलिटिकली इसका असर दिखाई पड़ेगा कि उमर अब्दुल्ला तो घाटी से यानी कश्मीर से बाहर जम्मू में भी उनकी स्थिति कमजोर है। लेकिन इन लोगों को चुनाव पूरे देश में लड़ना है, तो कांग्रेसियों को के बीच ही ये राहुल गांधी की चिट्ठी की चर्चा ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी ही कांग्रेस की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। इधर ममता बनर्जी को भी लगता है कि अपनी स्थिति का आगाज या कहें उन्हें पता चल गया, आकलन कर लिया है, इसलिए अब वो विरोध मार्च निकाल रही है और बंगाली पहचान की बात कर रही है। देखिए, इतनी बारिश में वो निकली तो इसका मतलब है कि स्थिति तो नाजुक है जी। अदरवाइज ममता बनर्जी कहाँ निकलती हैं? वो भी हवाई चप्पल, सफ़ेद साड़ी, और कीचड़ में आदमी चलता है तो हवाई चप्पल में वो कुछ भी आप कितने भी स्मार्टली चलो, वो पीछे से वो दाग लग जाता है जी, उसमें कोई बचता नहीं है। क्यों कर रही है ममता बनर्जी? क्योंकि कल खबर आई बंगाल के इलेक्शन कमीशन में जो राज्य का जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, उसने अपने तमाम अधिकारियों को ये आदेश दिया, स्पेशल इंटेंसिव
रिवीजन के लिए तैयार हो जाओ। आदेश आ गया और ये कहा कि अगस्त में कभी भी शुरू हो सकता है। और ये क्यों कहा? क्योंकि उसके ठीक कुछ घंटे पहले वो वीडियो के ऊपर इंटरनेट के जरिए जो है इन लोगों की कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी दिल्ली के इलेक्शन कमीशन के साथ। अब जैसे ही ये खबर आई तो कुछ ने बोला ममता दीदी ये तो बड़ा गड़बड़ न्यूज आ गया, अब यहां एसआईआर होने वाला है। ममता बनर्जी को पहले से मालूम था, इसलिए महुआ मोहित्रा सबसे पहले गई थी कि ये बिहार तो बहाना है, बंगाल निशाना है जी। अब वो क्या करेंगी? अब वो आ गई ये कहने के लिए कि देखिए देश भर में अभी एक दिन पहले क्या हुआ, वो झरसुगुड़ा में 444 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। अब उसको ये मुद्दा बना रही है कि भाई जो बांग्ला बोल रहा है उसको बांग्लादेशी बता करके डिपोर्ट किया जा रहा है। नहीं, बांग्लादेशी को भी पकड़ा जा रहा है। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई ये मुद्दा उठाया जाए कि बांग्ला बोलने वालों को साथ जो है बीजेपी जो है वो बहुत बुरा कर रही है। अरे भाई बांग्ला बोलने वालों के साथ नहीं, बांग्लादेशियों के साथ। और कलकत्ता में जो बांग्ला बोली जाती है, पुरुलिया में जो बोली जाती है जो बांग्ला, वो चिटगांव वाले बंगाली को अगर आप बोलोगे तो आपको समझेगा नहीं। ये बांग्ला कोई ऐसा थोड़ी है, हम लोग भी समझते हैं बांग्ला को। तो बांग्लादेशी कोई आता है ना, दिल्ली में भेटा जाता है सब्जी बेचते हुए, रिक्शा चलाते हुए, तो वो जो आपस में बातचीत करते हैं तो बंगाली से समझ में आ जाता है कि ये बांग्लादेशी है। उनको पकड़ पकड़ करके जो है बे ऑफ बंगाल में फेंक देना चाहिए, धर्मशाला है ये। लेकिन ममता बनर्जी का वोट बैंक है, लाखों लाख की संख्या में आपने उसको जो है बना रखा है। और जो ओरिजिनल आधार बांटने का काम है वो सब बंगाल में ही होता है। आप दिल्ली में, नोएडा में किसी बांग्लादेशी को पकड़िए, वो लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि बांग्लादेशी है कि पश्चिम बंगाल का आदमी है। हिंदुस्तानी बंगाली बोल रहा है या बांग्लादेशी बंगाली बोल रहा है, वो समझ में आ जाता है। और जैसे ही वो समझ में आता, आप उससे पूछे कहां है तो बोलेगा आसनसोल घर है। तो हम तो मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं देखा करता था, मैं पूछा भाई आसनसोल में कहां घर है तुम्हारा, तो वो फंस जाएंगे। कौन से गांव में है, कैसे जाते हो, दिल्ली का रास्ता किधर से है, ये धंधा इन लोगों ने बना रखा है। तो ये सारा पाप जो किया जा रहा था, तो इसके ऊपर वैसे प्रधानमंत्री मोदी की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी कल, इसके ऊपर चर्चा हुई है। और अभी एक बहुत बड़ा खेल होगा, पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर होगा। ममता बनर्जी हंगामा करेंगी क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो खत्म हो रहा है और इसको लेकर अभी बहुत भयंकर युद्ध की तरह की राजनीति जो है वो देखने को मिलेगी अभी। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव अगले साल है, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी जिस तरह से सड़कों पर उतरी है, उससे यही लग रहा है कि चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच भयंकर जंग। देखिए, चुनाव आयोग को रास्ता तो इन लोगों ने दिखाया, अभी समय था चुनाव आयोग इंतजार कर लेता, लेकिन इन लोगों ने एक रास्ता दिखाया कि नहीं भाई हमारे यहां भी आओ, आ बैल मुझे मार वाली बात। और कहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि देखिए अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, समय बहुत कम है, 1 महीना के अंदर इतना रिवीजन करवा रहे हैं वोट का, अब वोटर कार्ड 1 महीना के अंदर सारे लोग कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए समस्या टाइम को लेकर है। जज साहब ने भी बोला टाइमिंग बड़ी चीज होती है, और ये टाइमिंग पर सवाल उठाया गया। चुनाव आयोग ने उसके बाद क्या किया, सारे स्टेट के सीईओ को, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, उन लोगों को एक नोटिफिकेशन दिया कि अपने अपने राज्यों में तैयारी कर लो एसआईआर के लिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो समर्थित राज्य हैं, जैसे टीडीपी भी परेशान है, ये चंद्रबाबू नायडू भी कहे कि हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ममता बनर्जी को सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि चुनाव आयोग ने सोच लिया कि ये टाइम करता है कि इतने कम समय में, तो बिहार में तो कम समय की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ बांग्लादेशी, रोहिंग्या इतने ज़्यादा तादाद में नहीं है, फर्जी वोटर ज़्यादा है।
मतलब 2 जगह 3 जगह लगाने वाले, और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं यानी कि सीमांचल के 3-4 जिले, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो और सघनता चाहिए, सघन ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। वहाँ तो बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, 2.5 करोड़ 3 करोड़ होंगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर शुरू हो चुका है। तो अब 2026 से पहले ये लंबा समय मिल जाएगा। आप फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कहेगा कि देखिए अभी तो लंबा समय है, हम 1-1 महीना 2-2 महीना तक धीरे धीरे एक डिस्ट्रिक्ट में तसल्ली बख्श तरीके से आराम से करेंगे। जिसको दिक्कत है वो हमारे पास एप्लीकेशन दे, शिकायत दर्ज करे और उसको आगे, ये जो कह रहे हैं ना, ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा और सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने भी कहा कि देखिए नागरिकता देखना आपका काम नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का काम है। तो ये कहेंगे कि चुनाव आयोग, हमें लगेगा, हमें जो शंका लगेगा तो उसके समाधान के लिए हम होम मिनिस्ट्री के पास भेज देंगे कि देखो भाई इस पर शक है कि ये बांग्लादेशी है, ये हिंदुस्तान का नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में लंबा समय तक के लिए पश्चिम बंगाल में ये अभियान चलेगा और ममता बनर्जी को लग गया कि इसके लिए ड्रामा करना पड़ेगा। और इसलिए बंगाली अस्मिता की बात करना जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में बंगाली भाषियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये दुर्व्यवहार अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा, जांच के लिए जौ के साथ घुन पिसने वाली बात है, तो ऐसी स्थितियों में ये जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशियों का अड्डा बनाया, तो बंगला बोलने वाले लोगों के लिए परेशानी पैदा हुई, क्योंकि पुलिस के पास ये आधार नहीं है कि दिल्ली में अगर अभियान चलाएगा बांग्लादेशियों के खिलाफ तो हर कॉलोनी में जा जाकर देखेगा कि यहां बांग्लादेशी कौन है। उसने एक आधार बनाया कि जो बंगला बोलने वाले जो कॉलोनियां हैं जहां पर ये लोग रहते हैं उसके बीच से जांच परख की जाए कि इसमें से कौन बांग्लादेशी है। तो ये आधार तो आप लोगों ने दिया, कम्युनिस्ट सरकारों ने दिया, जिसके खिलाफ आप सड़कों पर आंदोलन करती थी, जो शहीदी दिवस मनाती हो, जिसमें कम्युनिस्टों ने गोली मार दी थी इन्हीं लोगों को। यूथ कांग्रेस के चीफ हुआ करती थी उस समय, जिसके लिए संसद में आंसू बहाती थी कि पूरा बांग्लादेशी भर दिया गया है। तो अब स्थितियां ऐसी हो गई कि इनको लग रहा है कि ये सब तो जाएंगे और उसके साथ जो ट्रकों से भर भर के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाकर वोटिंग करवाते थे वो भी जाएंगे। दोहरा आधार कार्ड, दोहरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा तो ये 2-2.5 करोड़ ये जो वोट कटने वाले हैं वो ममता बनर्जी के ही हैं। आजकल मुसलमान वहां न कम्युनिस्टों को वोट देते हैं न कांग्रेस को देते हैं, टीएमसी को ही देते हैं। इसलिए हंगामा अभी करेंगी और सड़क पर सरकार इनकी चलती रहेगी ऐसे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले ही सियासी गलियारों में हलचल तेज है। सत्ता और विपक्ष अभी से आमने सामने है, जिससे साफ है कि ये सत्र भी हंगामेदार रहने वाला है। कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान बनाकर बैठी है, लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं उससे साफ है कि विपक्ष खुद अपने बनाए जाल में फंस सकता है। उसकी रणनीति की हवा अभी से मोदी के मंत्री निकालने लगे हैं। ऐसे में राहुल का खत और ममता का एक्शन दोनों ही फ्लॉप होने वाले हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।